रोजाना दुनिया में हजारों स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे होते हैं जो दुनिया बदल देते हैं। गूगल, टेस्ला, पेपैल और बाकी सब सिर्फ कॉपी करते हैं। वेलकम टू ब्रेन बैंक, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं उन आइडियाज को जो दुनिया को 0 से 1 तक ले जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पीटर थील की लेजेंडरी किताब 0 to 1 की, एक ऐसी जर्नी जहां इमिटेशन का मतलब है रुक जाना और इमेजिनेशन का मतलब है नई दुनिया बनाना। थील कहता है, कंपटीशन एक ट्रैप है। जो लोग जीत बनाते हैं वो compete नहीं करते, वो क्रिएट करते हैं। They don't chase trends, they build something the world has never seen before. तो आज चलो समझते हैं कि असली इनोवेशन क्या होती है और कैसे हम अपने आइडियाज को 0 से 1 बना सकते हैं। लेट्स बिगिन दिस जर्नी और डिकोड करते हैं उन क्रिएटर्स का माइंडसेट जो दुनिया को नए अंदाज में देखते हैं। और वही 0 से 1 जाने का सफर, ये सिर्फ टेक स्टार्टअप्स की ही बात नहीं है, है ना? ये एक माइंडसेट है। बिल्कुल। एक अप्रोच है किसी भी फील्ड में कुछ बिल्कुल नया, कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करने का। ऐसी चीज जो पहले थी ही नहीं। तो आज हम पीटर थियल की इस किताब 0 to 1 के कुछ कोर आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, मकसद यही है कि इन सोर्सेज से अहम इनसाइट्स निकालें, ताकि हम इनोवेशन, बिजनेस स्ट्रेटजी और फ्यूचर को एक अलग नज़र से देख सकें। राइट। हम कंपटीशन पर उनके जो अनकन्वेंशनल व्यूज हैं, फ्यूचर के बारे में जो अलग सोच है और वो सीक्रेट्स को इतना इंपॉर्टेंट क्यों समझते हैं। हाँ, इन सब पर बात करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले वो बुनियादी फर्क जो इस पूरी किताब की फाउंडेशन है, 0 to 1, यानी 0 से 1 वर्सेस 1 to n, 1 से n। हाँ, ये दो तरह की प्रोग्रेस हैं, हॉरिजॉन्टल या एक्सटेंसिव प्रोग्रेस। जो 1 से n है, इसका मतलब है बस कॉपी करना। कॉपी करना जो पहले से काम कर रहा है। जैसे अगर एक टाइपराइटर है, आप 100 और बना लें। एग्जैक्टली, वो 1 to n है। लेकिन वर्टिकल या इंटेंसिव प्रोग्रेस जो 0 से 1 है, वो है कुछ बिल्कुल नया बनाना। जैसे टाइपराइटर से सीधा वर्ड प्रोसेसर। बिल्कुल, वो असली क्रिएशन है, 0 से 1 जाना। और इसे अगर हम बड़े स्केल पर देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस है 1 से n, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। अच्छा, जैसे चीजें एक जगह से दूसरी जगह फैलाना। हाँ, जो चीजें एक जगह काम करती हैं उन्हें हर जगह ले जाना। चाइना इसकी बहुत क्लियर मिसाल है। उन्होंने पिछली कुछ दहाइयों में डेवलप्ड वर्ल्ड की टेक्नोलॉजीज को कॉपी करके तेजी से ग्रोथ की है। राइट। और वर्टिकल प्रोग्रेस 0 से 1। उसका दूसरा नाम है टेक्नोलॉजी। और यहाँ टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर्स या आईटी नहीं है। राइट। टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी नया और बेहतर तरीका कुछ करने का। थील का बुनियादी पॉइंट यही है कि टेक्नोलॉजी यानी 0 से 1 जाना ग्लोबलाइजेशन से कहीं ज्यादा जरूरी है। क्यों? ऐसा क्यों कहते हैं वो? क्योंकि हमारी दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर हर डेवलपिंग कंट्री सिर्फ कॉपी करके वेस्ट जैसी इकोनॉमी बनाए तो एनर्जी कंजम्पशन, पोल्यूशन, ये सब अनसस्टेनेबल हो जाएगा। मेक सेंस। असली तरक्की सिर्फ नई टेक्नोलॉजी से ही आ सकती है जो हमें कम रिसोर्सेज में ज्यादा करने दे। 0 से 1 जाना जरूरी है। ये क्रिएशन वाली बात कितनी यूनिक है, इस पर थील बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं, द नेक्स्ट बिल गेट्स विल नॉट बिल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। The next Larry Page और Sergey Brin won't make a search engine. हाँ, अगर आप सिर्फ इनको कॉपी कर रहे हैं तो आप इनसे कुछ नहीं सीख रहे। हर नई इनोवेशन, हर 0 से 1 का कदम, वो अपने आप में एक सिंगुलर इवेंट होता है, यूनिक। और इसी यूनिक क्रिएशन की सोच से जुड़ा है थील का वो मशहूर सवाल, द कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन। हाँ, what important truth do very few people agree with you on? सुनने में तो ये काफी सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब देना शायद सबसे मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल, इंटेलेक्चुअली भी चैलेंजिंग है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें क्या सिखाता है? कन्वेंशनल विजडम, हाँ। वो बातें जिन पर सब अग्री करते हैं। हाँ, वही जो सब मानते हैं। और साइकोलॉजिकली भी मुश्किल है, अकेले खड़े होकर ऐसी बात कहना जिससे लोग इत्तेफाक ना करें। एग्जैक्टली, बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। सोशली ऑकवर्ड हो सकता है। What's fascinating here is कि थियल के मुताबिक एक अच्छे बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा एक अच्छा कॉन्ट्रेरियन आंसर होता है। अच्छा, और बुरा आंसर कैसा होता है? बुरे आंसर्स वो हैं जो या तो किसी पॉपुलर वेल नोन डिबेट का हिस्सा हैं, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, या फिर वो जिन पर असल में काफी लोग अग्री करते हैं।
ओके, तो अच्छा जवाब क्या है? एक अच्छा जवाब इस शक्ल में होता है, मोस्ट पीपल बिलीव एक्स इज ट्रू बट द रियलिटी इज द ऑपोजिट ऑफ एक्स। इस सवाल का गहरा ताल्लुक फ्यूचर से है। फ्यूचर से कैसे? देखिए, फ्यूचर का मतलब यह है एक ऐसी दुनिया जो आज से मुख्तलिफ होगी। अगर आपका विजन फ्यूचर के बारे में वही है जो सबका है, तो आप मतलब फ्यूचर के लिए तैयार नहीं हैं। राइट। अच्छे कॉन्ट्रेरियन आंसर्स हमें उस डिफरेंट फ्यूचर की झलक दिखाते हैं। वो प्रेजेंट को एक अनएक्सपेक्टेड एंगल से देखते हैं। फ्यूचर की बात चली है तो तील हमें पास्ट के एक अहम वाक्य से सबक लेने को भी कहते हैं। लेट 90s का .com बबल और फिर वो 2000 का क्रैश। हाँ, वो दौर तो एक अजीब ही जुनून था न्यू इकोनॉमी का। कन्वेंशनल विजडम क्या था कि इंटरनेट कंपनीज के लिए प्रॉफिट जरूरी नहीं है, बस आई बॉल्स चाहिए, पेज व्यूज। हाँ, याद है। कंपनीज अरबों डॉलर जला रही थीं और उसे इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर कहा जा रहा था। बिल्कुल। और फिर मार्च 2000 में नैस्डैक क्रैश हुआ तो सिलिकॉन वैली ने इस एक्सपीरियंस से कुछ लेसन्स लिए। लेकिन थील के ख्याल में वो लेसन्स गलत थे, डॉगमास बन गए। क्या थे वो लेसन्स? 4 पॉइंट्स थे ना? हाँ, 4 अहम पॉइंट्स जो उस वक्त का कन्वेंशनल विजडम बन गए। पहला, मेक इंक्रीमेंटल एडवांसेस, छोटे ग्रेजुअल स्टेप्स लो, ग्रैंड विजन्स खतरनाक हैं। ओके। दूसरा, स्टे लीन एंड फ्लेक्सिबल, प्लानिंग मत करो, इटरेट करो, अनप्लान्ड रहो। तीसरा, इम्प्रूव ऑन द कंपटीशन, एग्जिस्टिंग मार्केट्स में बेहतरी लाओ, नए मार्केट्स मत बनाओ। राइट। और चौथा, फोकस ऑन प्रोडक्ट नॉट सेल्स। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो वो खुद बिक जाएगा, मार्केटिंग सेल्स जरूरी नहीं। ये तो आज भी काफी लोग मानते हैं। हाँ, लेकिन थील का मानना है कि ये सब मिस्टेकन रिएक्शंस थे। असली लेसन्स शायद इनके बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट? जैसे? जैसे, पहला, रिस्क बोल्डनेस ओवर ट्रिवियलिटी, छोटी चीजों से बेहतर है कि बोल्ड बेट्स लिए जाएं। ओके। दूसरा, अ बैड प्लान इज बेटर देन नो प्लान, फ्लेक्सिबिलिटी अहम है लेकिन एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तीसरा, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स डिस्ट्रॉय प्रॉफिट्स, कंपटीशन से बचो, मोनोपोली क्रिएट करो। और चौथा, सेल्स मैटर्स जस्ट एज मच एज प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ही अहम है जितना इन्वेंशन। वाओ, बिल्कुल उल्टा। बिल्कुल। थील कहते हैं कि क्रैश के बाद की इस रिएक्टिव सोच से निकलना सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है। और इसी सोच से आई थिंक अगला पॉइंट निकलता है, ये कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली वाला। ये उनकी थिंकिंग का मरकज लगता है। बिल्कुल, ये उनकी थिंकिंग का बिल्कुल कोर है। वो कहते हैं असल सवाल ये पूछना चाहिए, व्हाट वैल्यूएबल कंपनी इज नोबडी बिल्डिंग। और यहाँ वैल्यू क्रिएट करने और वैल्यू कैप्चर करने का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे यूएस एयरलाइंस हर साल अरबों डॉलर्स की वैल्यू क्रिएट करती हैं पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करके, लेकिन कंपटीशन इतना शदीद है कि वो इस वैल्यू का बहुत कम हिस्सा प्रॉफिट के तौर पर कैप्चर कर पाती हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हाँ, सुना है एयरलाइंस बहुत मुश्किल बिजनेस है। बिल्कुल। इसके बरक्स गूगल शायद उतनी वैल्यू क्रिएट ना करता हो रिलेटिव टू एयरलाइंस, लेकिन वो अपनी क्रिएट की हुई वैल्यू का बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर करता है। क्यों? क्योंकि उनकी मोनोपोली है सर्च में। एग्जैक्टली। सर्च मार्केट में उनका करीब करीब मोनोपोली है। इकोनॉमिक्स की बुनियादी क्लासेस में 2 एक्सट्रीम मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। हाँ, इकोनॉमिक्स 101। परफेक्ट कंपटीशन में इतनी सारी फर्म्स होती हैं, सब एक जैसी प्रोडक्ट बेचती हैं कि कोई भी फर्म प्राइस पर असर नहीं डाल सकती। नए कॉम्पिटिटर्स आसानी से आ सकते हैं, तो लॉन्ग रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो हो जाता है। राइट, सब प्राइस पे compete करते हैं। हाँ, इसके बिल्कुल उलट है मोनोपोली। एक ऐसी फर्म जो अपने मार्केट को ओन करती है, प्राइसेस सेट कर सकती है और सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स कमा सकती है। आम तौर पर तो मोनोपोली को बुरा समझा जाता है ना, प्राइस गाउजिंग, लैक ऑफ इनोवेशन। हाँ, आमतौर पर। लेकिन थील यहाँ क्रिएटिव मोनोपोली की बात कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो कुछ नया और इतना बेहतर करती है कि कोई दूसरा उसके करीब भी नहीं आ सकता। जैसे गूगल सर्च में, हाँ, या एप्पल आईफोन जब लॉन्च हुआ था। एग्जैक्टली, वो क्रिएटिव मोनोपोलीज थे। और थील का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, कैपिटलिज्म एंड कंपटीशन आर ऑपोजिट्स। ऑपोजिट्स? ये कैसे? देखो, कैपिटलिज्म का मतलब है कैपिटल एक्यूमुलेट करना, पैसा जमा करना। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में सारा प्रॉफिट कम्पीट अवे हो जाता है, पैसा जमा ही नहीं होता। असली कैपिटलिस्ट वो है जो मोनोपोली बनाता है। और इस मोनोपोली को बनाए रखने या शायद छुपाने के लिए कंपनीज लाइज बोलती हैं। वो मोनोपोली लाइज और कंपेटिटिव लाइज का जिक्र करते हैं।
हाँ, जो कंपनीज असल में मोनोपोली हैं, वो ये जाहिर करती हैं कि वो सख्त कंपटीशन में हैं, ताकि रेगुलेटर्स की नज़र ना पड़े। जैसे गूगल? हाँ, गूगल। वो कहते हैं हम तो सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं हैं, हम एडवर्टाइजिंग कंपनी हैं या सिर्फ एक टेक कंपनी है। मार्केट को बहुत बड़ा दिखाते हैं। अच्छा, ताकि वो अपने असल मार्केट यानी सर्च में अपने डोमिनेंस को छुपा सकें। एग्जैक्टली। और कॉम्पिटिटिव लाइज इसका उल्टा है। जो कंपनीज एक्चुअली शदीद कंपटीशन में हैं, नॉन मोनोपोलीज, वो अपने मार्केट को बहुत नैरो डिफाइन करके ये दिखाती हैं कि वो यूनिक है। जैसे? कोई रेस्टोरेंट वाला कहे कि वो अपने एरिया में यूनिक ब्रिटिश फूड सर्व करने वाला अकेला है। हाँ, जबकि हकीकत में उसका कंपटीशन उस एरिया के तमाम रेस्टोरेंट से है, शायद बाकी क्यूजीन से भी। ये एक किस्म का कंपैरेटिव लाई है। और कंपटीशन के नुकसानात सिर्फ लो प्रॉफिट्स नहीं है, ये कंपनियों को रूथलेस बनाता है, सर्वाइवल पर फोकस करवाता है। फोकस राइवल्स पर चला जाता है। हाँ, राइवल्स पर फोकस शिफ्ट हो जाता है। असल काम या कस्टमर वैल्यू से हटकर। वो .com बबल में pets.com जैसी दर्जनों कंपनीज ऑनलाइन पेट सप्लाईज बेचने में कॉम्पीट कर रही थी। हाँ, वो तो सब फेल हो गई। सब इतना कॉम्पीट कर रही थी कि ये बुनियादी सवाल पूछना भूल गए कि क्या ये मार्केट मॉडल आखिर काम भी करता है या नहीं। राइट। जबकि क्रिएटिव मोनोपोलीज के फवाइद हैं, वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट से आगे सोच सकते हैं। एथिक्स, डोंट बी इविल का स्लोगन तभी मुमकिन है जब आप मार्केट लीडर हों। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एम्बिशियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करना। तो उनके मुताबिक प्रोग्रेस मोनोपोली से आती है। क्रिएटिव मोनोपोली से। हिस्ट्री यही बताती है। रेलवेज, टेलीफोन कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। टॉल्स्टॉय के मशहूर जुमले को बिजनेस पर अप्लाई करते हुए थील कहते हैं, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट, ईच वन अर्न्स अ मोनोपोली बाय सॉल्विंग अ यूनिक प्रॉब्लम, ऑल फेल्ड कंपनीज आर द सेम, दे फेल टू एस्केप कॉम्पिटिशन। इंटरेस्टिंग टेक। तो अगर मोनोपोलीज इतनी कीमती हैं, तो एक ड्यूरेबल मोनोपोली जो सालों तक कायम रहे, उसकी खसूसियात क्या होती हैं? क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं? हाँ, हर मोनोपोली यूनिक होती है, लेकिन थील 4 अहम इंग्रेडिएंट्स बताते हैं जो एक क्रिएटिव मोनोपोली को मजबूत और ड्यूरेबल बनाते हैं। ओके, क्या है वो? पहला और सबसे अहम है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो आपके क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट से कम 10 गुना बेहतर हो। 10 गुना? सिर्फ थोड़ी सी बेहतरी काफी नहीं? नहीं, थोड़ी सी बेहतरी को लोग नोटिस भी नहीं करते या कॉपी करना आसान होता है। 10x इम्प्रूवमेंट मेक्स इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू इग्नोर। गूगल के सर्च एल्गोरिदम्स या अमेज़न की शुरुआत में 10x ज्यादा बुक्स, ये मिसालें हैं। ओके, 10x। दूसरा? दूसरा है नेटवर्क इफेक्ट्स। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जितने ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, उतना ही वो सबके लिए ज्यादा यूजफुल हो जाता है। जैसे सोशल नेटवर्क्स, फेसबुक? फेसबुक इसकी क्लासिक मिसाल है। लेकिन यहाँ एक कैच है। नेटवर्क इफेक्ट्स हासिल करने के लिए आपको हमेशा एक बहुत छोटे मार्केट से शुरू करना पड़ता है। छोटे मार्केट से? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। हाँ, लेकिन जरूरी है। ऐसा छोटा मार्केट जहाँ नेटवर्क इफेक्ट नेचुरली किक इन कर सके। फेसबुक ने हार्वर्ड से शुरू किया ना कि पूरी दुनिया से एक साथ। तीसरा इंग्रेडिएंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक बिजनेस जो स्केल कर सकता है, वो बढ़ने के साथ मजबूत होता जाता है। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट स्प्रेड आउट हो जाती हैं। एग्जैक्टली। सॉफ्टवेयर कंपनीज इसकी बेहतरीन मिसाल है। प्रोडक्ट बनाने की फिक्स्ड कॉस्ट, इंजीनियरिंग, डिजाइन ज्यादा होती है, लेकिन हर नए कस्टमर को सर्व करने की मार्जिनल कॉस्ट बहुत कम, ऑलमोस्ट जीरो होती है। जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती है, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हैं। और सर्विस बिजनेसेस के लिए ये मुश्किल होता है? हाँ, सर्विस बिजनेसेस स्केल करना मुश्किल होता है। और चौथा इंग्रेडिएंट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग? जैसे एप्पल? बिल्कुल। एक पावरफुल ब्रांड जैसे एप्पल का है, खुद एक किस्म की मोनोपोली बन सकता है। लोग एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम देने को तैयार हैं, पार्टली ब्रांड की वजह से। लेकिन थाइल कॉशन करते हैं कि ब्रांडिंग हमेशा सब्सटेंस के बाद आनी चाहिए। पहले एक जबरदस्त प्रोडक्ट जो 10x बेहतर हो, नेटवर्क इफेक्ट्स रखता हो, स्केल कर सकता हो, बनाएं, फिर उसकी ब्रांडिंग करें। सिर्फ ब्रांडिंग पर कंपनी नहीं टिक सकती। जैसे याहू का एग्जाम्पल दिया था शायद। हाँ, याहू की मरिसा मायर के दौर में ब्रांडिंग पर बहुत फोकस था, लेकिन सब्सटेंस शायद कम था। ओके, तो ये तो हुई कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोप्राइटरी टेक, 10x, नेटवर्क इफेक्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ब्रांडिंग। लेकिन ऐसी मोनोपोली बनाई कैसे जाए? प्रोसेस क्या है? यहाँ थील का मंत्र है, स्टार्ट स्मॉल एंड मोनोपोलाइज। फिर से वही बात, स्टार्ट स्मॉल। लोग अक्सर पहले दिन से बड़े मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और वो गलत है। थील के मुताबिक
एक छोटे से मार्केट को पहले कंप्लीटली डोमिनेट करना ज्यादा आसान और स्ट्रेटेजिकली बेहतर है। इससे आपको मोमेंटम मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं। पेपाल की मिसाल दी थी ना, पहले पाम पिलेट्स, फिर ईबे पावर सेलर्स। एग्जैक्टली। पाम पायलट मार्केट बहुत फैला हुआ था, डिफ्यूज था। फिर उन्होंने फोकस किया सिर्फ ईबे के पावर सेलर्स पर, एक बहुत छोटा लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप जिनको उनके प्रोडक्ट की शदीद ज़रूरत थी। इस नीश मार्केट को डोमिनेट करने के बाद वो एक्सपैंड हुए। और ये स्टार्ट स्मॉल के बाद अगला कदम है स्केलिंग अप। पहले एक स्पेसिफिक नीश मार्केट में मोनोपोली कायम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे मिलते जुलते एडजेसेंट मार्केट्स में एक्सपैंड करें। जैसे अमेज़न, बुक्स से शुरू किया। हाँ, पहले सिर्फ किताबें, फिर सीडीज, वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर इवेंचुअली द एवरीथिंग स्टोर। ये मार्केट सीक्वेंसिंग बहुत क्रूशल है। और ईबे को स्केलिंग में मुश्किल हुई थी। हाँ, क्योंकि ऑक्शन मॉडल हर किस्म की चीज के लिए शायद उतना अच्छा फिट नहीं था जितना बुक्स के लिए था। एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स थील उठाते हैं, डोंट डिसरप्ट। सिलिकॉन वैली में तो डिसरप्शन एक रिलीजन जैसा है। बिल्कुल। हर कोई कहता है हम इंडस्ट्री एक्स को डिसरप्ट कर रहे हैं, लेकिन थील कहते हैं कि डिसरप्शन पर फोकस करना असल में आपको कंपटीशन पर फोकस करने पर मजबूर करता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि आप पुराने प्लेयर्स को चैलेंज कर रहे होते हैं, उनसे लड़ाई में उलझ जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप कुछ नया क्रिएट करें जो कंपटीशन से ही बच जाए। तो क्रिएशन डिसरप्शन। उनके नज़दीक हाँ, डिसरप्टर्स अक्सर लड़ाइयाँ हार जाते हैं, जैसे नैपस्टर म्यूजिक इंडस्ट्री के खिलाफ। वो टेक्निकली ब्रिलियंट थे लेकिन हार गए। पेपैल ने वीज़ा से कुछ मार्केट शेयर लिया, लेकिन ओवरऑल डिजिटल पेमेंट्स मार्केट को बहुत एक्सपैंड भी किया। वो पॉजिटिव सम था। तो फोकस कंपटीशन से बचने पर होना चाहिए। और आखिर में इस स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है लास्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर नहीं, लास्ट मूवर। लोग अक्सर फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात करते हैं, लेकिन थील कहते हैं कि फर्स्ट मूवर होना सिर्फ एक टैक्टिक है, असल गोल नहीं। असल गोल है फ्यूचर में सस्टेनेबल कैश फ्लोज जनरेट करना। तो एंड गेम इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। इस लिहाज से बेहतर है कि आप किसी मार्केट में आखिरी अहम इनोवेशन करें और फिर उस पोजीशन को सालों तक डिफेंड करके मोनोपोली प्रॉफिट्स एंजॉय करें। चेस ग्रैंड मास्टर कैपाब्लांका की तरह। जीतने के लिए यू मस्ट स्टडी द एंड गेम बिफोर एवरीथिंग एल्स। मार्केट का एंड गेम कैप्चर करना फर्स्ट मूव करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इतनी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, यूनिक आइडियाज, इन सब के बावजूद क्या कामयाबी सिर्फ स्किल का नतीजा है या किस्मत, लक का भी कोई रोल है? ये तो हमेशा से डिबेट रही है। हाँ, ये पुरानी बहस है। मैल्कम ग्लैडवेल जैसे लोग लक को बहुत अहम मानते हैं, और जेफ बेजोस, बिल गेट्स जैसे सक्सेसफुल फाउंडर्स भी अपनी कामयाबी में लक का क्रेडिट देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैक डोर्सी कहते हैं सक्सेस इज नेवर एक्सीडेंटल। और फिर सीरियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, थील खुद, बिल्कुल। जिन्होंने एक से ज्यादा बिलियन डॉलर कंपनीज बनाई हैं। ये सिर्फ किस्मत तो नहीं हो सकती ना? मुश्किल है कहना कि ये सिर्फ किस्मत है। ये स्किल की तरफ इशारा करता है, डेफिनेटली। इस लक वर्सेस स्किल डिबेट को डेफिनेटली सेटल करना शायद मुमकिन नहीं, लेकिन थीले से एक अलग एंगल से देखते हैं। हम फ्यूचर के बारे में कैसे सोचते हैं? फ्यूचर के बारे में कैसे? वो एक 2x2 मैट्रिक्स पेश करते हैं जो फ्यूचर के बारे में 4 पॉसिबल एटीट्यूड्स को डिस्क्राइब करता है। एक एक्सिस है डेफिनेट वर्सेस इनडेफिनेट, मतलब क्या हम फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं या वो अनप्रेडिक्टेबल है। ओके, डेफिनेट वर्सेस इनडेफिनेट। और दूसरा एक्सिस है ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म, क्या हम फ्यूचर को बेहतर समझते हैं या बुरा। ठीक है, ऑप्टिमिज्म वर्सेस पेसिमिज्म। इससे 4 क्वाड्रेंट्स बन गए फिर। हाँ, 4 क्वाड्रेंट्स। पहला, इंडेफिनिट पेसिमिज्म, फ्यूचर अनसर्टेन है और शायद बुरा होगा। मॉडर्न यूरोप इसकी मिसाल है। लोग ज्यादा प्लानिंग नहीं करते, बस रिएक्ट करते हैं, होप करते हैं कि चीजें मजीद खराब ना हो। फोकस वेकेशन पर ज्यादा होता है। दूसरा, डेफिनेट पेसिमिज्म, फ्यूचर प्रिडिक्टेबल है लेकिन ब्लीक है। चाइना इसकी मिसाल हो सकता है। वो जानते हैं कि रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए वो तेजी से कॉपी करके और बिल्ड करके उस मुश्किल फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके। तीसरा, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म, फ्यूचर बेहतर होगा और हम उसे प्लान करके बना सकते हैं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड का डोमिनेंट व्यू था 17वीं सेंचुरी से लेकर मिड 20वीं सेंचुरी तक। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए और बनाए गए, ग्रैंड इंजीनियरिंग फीट्स, अपोलो प्रोग्राम। लोग फ्यूचर के लिए स्पेसिफिक विजन्स रखते थे। राइट, जैसे 1950s 60s का अमेरिका। बिल्कुल। और चौथा, इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म,
फ्यूचर बेहतर तो होगा, लेकिन कैसे होगा ये पता नहीं, कोई स्पेसिफिक प्लान्स नहीं है। ये करंट यूएस माइंडसेट है थील के मुताबिक। मतलब बस उम्मीद है कि बेहतर होगा लेकिन प्लान कोई नहीं। हाँ, लोग प्रोसेस पर फोकस करते हैं, जैसे फाइनेंस, लॉ, कंसल्टिंग, जो उन्हें ऑप्शंस देता है, लेकिन किसी स्पेसिफिक फ्यूचर को बिल्ड करने पर नहीं। शायद बेबी बूमर्स का जनरेशन जिन्होंने एफर्टलेस प्रोग्रेस देखा, इसकी वजह है। ये क्लासिफिकेशन बहुत रिवीलिंग है, खासकर ये इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म वाली बात। और इस इंडेफिनिट सोच के असरात वो कहते हैं हर तरफ नजर आते हैं। हाँ बिल्कुल, फाइनेंस में देखें, डाइवर्सिफिकेशन एक मंत्र बन गया है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये बेसिकली कहता है कि आपको नहीं पता कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा करेगा, तो आप हर चीज में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं। स्पेसिफिक बेट्स नहीं लेते। एग्जैक्टली मनी खुद एक एंड गोल बन गया है, बजाय किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट होने के। पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस पोल्स पर फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन पर नहीं। एंटाइटलमेंट स्पेंडिंग, जो प्री कमिटेड है, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जहां प्लानिंग हो सकती है, से कहीं ज्यादा है। फिलॉसफी में भी इसका असर है। हाँ, रॉल्स और नोजिक जैसे थिंकर्स ने रूल्स और प्रोसेसेस पर ज्यादा फोकस किया है बनिस्बत किसी स्पेसिफिक गुड सोसाइटी के विजन के। सब्सटेंस के बजाय प्रोसेस इंपॉर्टेंट हो गया है। हत्ता कि लाइफ और बायोटेक में भी ये इनडेफिनिट अप्रोच दिखता है। डेथ को एक रैंडम इनएविटेबल इवेंट समझा जाता है, ना कि एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जिसे सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, ड्रग डिस्कवरी में भी कंपनीज रैंडम कॉम्बिनेशंस ट्राई करती हैं, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, बजाय इसके कि डिजीज को डीपली समझकर टारगेटेड सॉल्यूशन डिजाइन करें। ई राउम्स लॉ, मूर्स लॉ का उल्टा। हाँ, इरूम्स लॉ दिखाता है कि फार्मास्यूटिकल आर&डी पर खर्च बढ़ने के बावजूद न्यू ड्रग अप्रूवल्स पर $1 बिलियन स्पेंड कम हो रहे हैं। ये इंडेफिनिट अप्रोच की नाकामी हो सकती है। तो थील कहते हैं ये इनडेफिनिट ऑप्टिमिज्म शायद सस्टेनेबल नहीं है। उनका आर्ग्यूमेंट यही है, प्रोग्रेस बिना प्लानिंग के कैसे हो सकती है। बिजनेस में इसे लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी कहा जाता है, बिल्ड, मेजर, लर्न, इटरेट। लेकिन सिर्फ इटरेशन से आप इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स 1 to n कर सकते हैं। रेवोल्यूशनरी चेंज 0 to 1 नहीं ला सकते। नहीं, उसके लिए इंटेलिजेंट डिजाइन, एक बोल्ड प्लान, एक डेफिनेट विजन जरूरी है। स्टीव जॉब्स और एप्पल डेफिनेट प्लानिंग की मिसाल हैं। उनके पास मल्टी ईयर रोड मैप्स थे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही आपको 0 से 1 ले जा सकती है। और उनका मैसेज है, यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। एग्जैक्टली, आप फ्यूचर को शेप कर सकते हैं अगर आप डेफिनेट विजन रखते हैं। आप किस्मत के भरोसे नहीं हैं। और इसी डेफिनेट विजन से जुड़ी एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है पावर लॉ। ये वही परेटो प्रिंसिपल है, 80-20 रूल, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में। हाँ, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। पावर लॉ कहती है कि किसी भी सिस्टम में आउटकम्स जैसे वेल्थ, सिटी साइज, कंपनी सक्सेस बहुत ज्यादा अनइक्वल होते हैं। चंद विनर्स बाकी सबसे कई कई ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वेंचर कैपिटल इसकी क्लियर मिसाल है। बिल्कुल टेक्स्ट बुक मिसाल। एक सक्सेसफुल वीसी फंड में अक्सर एक सिंगल बेस्ट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बाकी पूरे फंड के तमाम इन्वेस्टमेंट्स के कंबाइंड रिटर्न से भी ज्यादा होता है। एक सिंगल इन्वेस्टमेंट पूरे फंड से ज्यादा? हाँ, थील अपने फाउंडर्स फंड की मिसाल देते हैं। उनके 2005 फंड में फेसबुक इन्वेस्टमेंट ने अकेले ही बाकी सब इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न दिया। पैलेंटियर दूसरा बेस्ट था, वो भी बाकी सबसे बेहतर था। वाओ, तो इसके इम्प्लीकेशंस क्या है वीसीज के लिए? 2 जबरदस्त इम्प्लीकेशंस हैं। पहला, सिर्फ उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनमें इतना पोटेंशियल हो कि वो अकेले पूरे फंड को रिटर्न कर सकें। ये बहुत हाई बार है। दूसरा, क्योंकि पहला रूल इतना रिस्ट्रिक्टिव है, इसके अलावा कोई और रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं, जैसे इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन, स्टेज फोकस, ये सब सेकेंडरी हैं। लेकिन ये इतना वाज़ेह क्यों नहीं होता? अगर एक कंपनी इतना आउट परफॉर्म करती है। क्योंकि शुरू में सब स्टार्टअप सिमिलर लगते हैं और वीसीज अपना ज्यादातर वक्त एवरेज या प्रॉब्लमैटिक कंपनीज पर लगा देते हैं, उनको फिक्स करने की कोशिश में, बजाय सुपरस्टार्स को आइडेंटिफाई करके उन पर डबल डाउन करने के। लेकिन पावर लॉस सिर्फ वीसीज के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर फर्द किसी न किसी शक्ल में एक इन्वेस्टर है, अपने टाइम का, अपनी एनर्जी का, अपनी करियर चॉइस का। तो वो कन्वेंशनल विजडम जो कहता है डाइवर्सिफाई करो, ये उसके खिलाफ जाता है। बिल्कुल, आप अपनी जिंदगी को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। आप एक वक्त में एक ही करियर पाथ पर
एक ही कंपनी में फोकस कर सकते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी पावर लॉ के खिलाफ काम करता है। वो सबको एक जैसा एवरेज स्टूडेंट बनाने की कोशिश करता है, बजाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को नर्चर करने के। हाँ। स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए इसका मतलब है कि आपके चंद शुरुआती डिसीजंस, फाउंडिंग टीम, मार्केट चॉइस का इम्पैक्ट बाकी सब डिसीजन से कहीं ज्यादा होगा। पावर लॉ इन एक्शन। और अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन कर रहे हैं, तो शायद अपनी कंपनी शुरू करने से बेहतर हो कि उस एक कंपनी को ज्वाइन करें जो जबरदस्त एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रही है। एग्जैक्टली। जॉइन द रॉकेट शिप। और वो एक कंपनी या वो एक आइडिया जो पावर लॉ कर्व के एक्सट्रीम एंड पर होता है, वो अक्सर एक सीक्रेट से शुरू होता है। ये उनका आखिरी बड़ा कॉन्सेप्ट है, राइट? सीक्रेट्स। सीक्रेट्स। ठीक कहते हैं कि हर मशहूर या एक्सेप्टेड आइडिया कभी ना कभी एक अनजान, अनपॉपुलर सीक्रेट था। जैसे पाइथागोरस थ्योरम किसी जमाने में सिर्फ एक कल्ट का सीक्रेट था। हमारा वो कॉन्ट्रेरियन क्वेश्चन भी असल में सीक्रेट्स ढूंढने का एक तरीका है। बिल्कुल। What important truth do very few people agree with you on? ये सीक्रेट ही पूछ रहा है। सीक्रेट्स मिस्ट्री से अलग हैं। मिस्ट्री शायद सॉल्व ही ना हो सके। जैसे यूनिवर्स कैसे बना। हाँ, लेकिन सीक्रेट्स ऐसी ट्रूथ्स हैं जो ढूंढी जा सकती हैं, लेकिन अभी तक पोशीदा हैं, हिडन हैं। अगर दुनिया में अभी भी सीक्रेट्स बाकी हैं, तो फिर अभी भी 0 से 1 जाने वाली कंपनीज बन सकती हैं। तो लोग सीक्रेट्स पे यकीन करना क्यों छोड़ देते हैं? क्यों सोचते हैं कि सब कुछ डिस्कवर हो चुका है? थील 4 वजह बताते हैं। क्या है वो? पहला, इंक्रीमेंटलिज्म। स्कूल से ही हमें छोटे सेफ स्टेप्स लेना सिखाया जाता है। दूसरा, रिस्क अवर्जन। गलत होने का डर लोगों को अनकन्वेंशनल आइडियाज एक्सप्लोर करने से रोकता है। तीसरा, कंप्लेसेंसी। जो लोग कामयाब हैं, वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, नई चीजें ढूंढने में रिस्क देखते हैं। और चौथा, फ्लैटनेस। हाँ, फ्लैटनेस। ये सोच के दुनिया इतनी ग्लोबलाइज्ड और कनेक्टेड है कि अगर कोई सीक्रेट होता तो कोई ना कोई उसे पहले ही ढूंढ चुका होता। सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और इस सोच के नतायज खराब हैं, जैसे एचपी का एग्जाम्पल दिया था। हाँ, एचपी यानी ह्यूलेट पैकर्ड का डिक्लाइन तब शुरू हुआ जब उन्होंने आर&डी कम करके सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इंक्रीमेंटली बेहतर बनाना शुरू कर दिया। नए सीक्रेट्स ढूंढना बंद कर दिया। सीक्रेट्स ढूंढने के लिए आपको पहले बिलीव करना होगा कि वो एग्जिस्ट करते हैं, और फिर उन्हें रिलेंटलेसली परस्यू करना होगा। जैसे मैथमेटिशियन एंड्रू वाइल्स ने फर्मैट्स लास्ट थ्योरम के लिए किया। एग्जैक्टली। सालों लग गए, लेकिन वो बिलीव करते थे कि सोल्यूशन है। कहाँ ढूंढना चाहिए सीक्रेट्स को? अक्सर उन फील्ड्स में जहां अभी तक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुई या जिनको लोग नज़रअंदाज करते हैं। थील न्यूट्रिशन की मिसाल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अननोन है, बहुत सीक्रेट्स हैं वहाँ। थील दो किस्म के सीक्रेट्स की बात करते हैं, नेचर के सीक्रेट्स और लोगों के सीक्रेट्स। हाँ, नेचर के सीक्रेट्स मतलब फिजिकल वर्ल्ड और साइंस के बारे में, और लोगों के सीक्रेट्स पीपल सीक्रेट्स, वो बातें जो लोग अपने बारे में नहीं जानते या कहने से डरते हैं। उनके मुताबिक पीपल सीक्रेट्स शायद ज्यादा अंडर अप्रिशिएटेड हैं। इन्हें ढूंढने के लिए क्या सवाल पूछा जा सकता है? जैसे व्हाट आर पीपल नॉट अलाउड टू से, या व्हाट इज फॉरबिडन। एक वैल्यूएबल कंपनी का सीक्रेट दोनों तरह से डिस्कवर हो सकता है। नेचर के सीक्रेट्स को अनकवर करके, नया साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, या पीपल सीक्रेट्स को समझकर ऐसी जरूरत को पूरा करना जिसका लोग इजहार नहीं करते। और जब आपको कोई इंपॉर्टेंट सीक्रेट मिल जाए, तो आप उसका क्या करते हैं? किसको बताते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, ये उस सीक्रेट की नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन जनरली सबको सब कुछ बताना अच्छा आइडिया नहीं है। थियल कहते हैं कि एक कंपनी शुरू करना सीक्रेट को दुनिया में लाने का बेहतरीन तरीका है। कंपनी एज ए कॉन्स्पिरेसी। एक तरह से एक ग्रेट कंपनी एक किस्म की कॉन्स्पिरेसी होती है, लोगों का एक ग्रुप जो एक कॉमन सीक्रेट शेयर करता है और मिलकर दुनिया को बदलने की कोशिश करता है। जब आप अपना सीक्रेट किसी के साथ शेयर करते हैं, तो वो आपका फेलो कॉन्स्पिरेटर बन जाता है। टॉल्किन का कोड भी यूज करते हैं वो। हाँ, हिडन पाथ्स के बारे में। सीधे और जाने पहचाने रास्तों के अलावा हिडन पाथ्स भी होते हैं जो टुवर्ड्स द मून और टू द सन ले जाते हैं। सीक्रेट्स उन्हीं हिडन पाथ्स पर मिलते हैं। और जैसा कि हमने देखा, शुरुआत में लिए गए फैसले किसी भी कंपनी की किस्मत तय कर सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि थील के दोस्त इसे मजाक में थील्स लॉ कहते हैं।
एक स्टार्टअप जिसकी बुनियाद में खराबी हो उसे ठीक करना मतलब नामुमकिन सा हो जाता है। हाँ, और ये सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि हर जगह सच लगता है। शुरुआत हमेशा खास होती है। देखें, बुनियादी सवालात सिर्फ शुरू में ही खुले होते हैं। हाँ, और उस वक्त किए गए फैसले जैसे गलत पार्टनर्स चुनना या कंपनी का स्ट्रक्चर गलत सेट करना, वो बाद में बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। बिल्कुल। फाउंडर का पहला काम ही इन बुनियादी चीज़ों को सही करना है। और शायद सबसे पहला और कह लें क्रूशल डिसीजन ये है कि आप शुरू किसके साथ कर रहे हैं। थील कहते हैं को फाउंडर चुनना शादी करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल, शादी करने जैसा है। और फाउंडर कॉन्फ्लिक्ट वो डिवोर्स जितना ही अगली हो सकता है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। अच्छा। हाँ, जब उन्होंने लूक नोज़ेक के एक वेंचर में इन्वेस्ट किया था, वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि लूक और उनके को फाउंडर का मैच ठीक नहीं था। वो बस एक इवेंट पर मिले और कंपनी शुरू कर दी। ओह अच्छा, कोई प्री हिस्ट्री नहीं थी। कोई प्री हिस्ट्री नहीं। इसीलिए अब थील जब इन्वेस्ट करते हैं तो फाउंडिंग टीम्स को बहुत गहराई से देखते हैं, सिर्फ टेक्निकल एबिलिटीज नहीं, बल्कि क्या फाउंडर्स एक दूसरे को पहले से जानते हैं, क्या उनके साथ काम करने की कोई हिस्ट्री है। ट्रस्ट वाली बात। अगर टीम में पहले से अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट ना हो तो मुश्किल वक्त में बिखरना बहुत आसान हो जाता है। सही। सिर्फ फाउंडर्स ही नहीं, पूरी शुरुआती टीम में अलाइनमेंट जरूरी है। लेकिन सिर्फ अच्छे लोग काफी नहीं है ना, स्ट्रक्चर भी ठीक होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ थील ने 3 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। ओनरशिप यानी इक्विटी किसके पास है, फिर पोजीशन रोजमर्रा कंपनी कौन चलाता है, अच्छा। और कंट्रोल फॉर्मली गवर्न कौन करता है। इनमें बैलेंस बहुत जरूरी है। थियोरी में तो ये आसान लगता है। हाँ, थ्योरी में आसान है लेकिन प्रैक्टिस में मिस अलाइनमेंट बहुत आम है। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीईओ शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू सैक्रिफाइस कर सकता है अगर उसके इंसेंटिव्स ठीक ना हो। हाँ, बोनसेस वगैरह। बिल्कुल। यह स्टार्टअप्स में फाउंडर्स और बोर्ड यानी इन्वेस्टर्स के दरमियान कंट्रोल को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसीलिए थील का मशवरा है कि बोर्ड छोटा रखा जाए, आइडियली 3 लोग। 3 लोग, हाँ, 5 से ज्यादा नहीं जब तक कंपनी पब्लिक ना हो। बड़ा बोर्ड अक्सर वो कहते हैं इफेक्टिव ओवरसाइट नहीं देता, बल्कि कंपनी को चलाने वालों के लिए कवर बन जाता है। एक किस्म की फॉर्मेलिटी रह जाती है बस। हाँ, एक और बुनियादी पॉइंट, शुरू में हर किसी को फुल टाइम इन्वॉल्व होना चाहिए। पार्ट टाइमर्स या कंसल्टेंट्स अक्सर लॉन्ग टर्म कमिटेड नहीं होते। वो केन केसी वाला कोट याद है, यू आर आइदर ऑन द बस और ऑफ द बस। एग्जैक्टली, वही बात है। और कॉम्पनसेशन भी इसी कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। थील नोट करते हैं कि लो सीईओ सैलरी जैसे 150K से कम अर्ली स्टेज में, हाँ, ये एक अच्छा सिग्नल है कि फोकस लॉन्ग टर्म वैल्यू पर है, शॉर्ट टर्म कैश पर नहीं। बिल्कुल। कैश कॉम्पेंसेशन तो प्रेजेंट पर फोकस करवाता है, जबकि इक्विटी वो फ्यूचर वैल्यू क्रिएशन की तरफ ले जाती है। लेकिन इक्विटी कैसे तकसीम की जाए, ये भी तो एक मुश्किल सवाल है। हाँ, ये ट्रिकी है। थील सजेस्ट करते हैं कि स्पेसिफिक अमाउंट्स को सीक्रेट रखना बेहतर हो सकता है ताकि शुरू में जेलेसी ना पैदा हो। राइट। इंटरनल पॉलिटिक्स से बचने के लिए। तो सारी बात घूम कर वहीं आ जाती है। फाउंडिंग मोमेंट में लिए गए फैसले, लोग, स्ट्रक्चर, इंसेंटिव्स, ये कंपनी की ट्रैजेक्टरी सेट कर देते हैं। अगर ये सही हो तो फिर कंपनी सिर्फ वैल्यूएबल नहीं बनती। हाँ, बल्कि फ्यूचर में कंटिन्यूअसली नई चीजें क्रिएट करने के काबिल रहती है। ये बुनियाद समझ ले पत्थर की लकीर जैसी होती है। समझ गई। तो अगर बुनियाद सही लोगों और स्ट्रक्चर पर रखी गई है, तो अगला सवाल ये उठता है कि उन लोगों को एक साथ एक मिशन पर जोड़ता क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं ये ऑफिस के पर्क्स हैं, बीन बैग्स, फ्री फूड, गेव्स, पिंग पोंग टेबल्स। थियल के मुताबिक ये बिल्कुल गलत फहमी है। वो सब सिर्फ पर्क्स हैं, कल्चर का सब्सटेंस नहीं है। अच्छा। कल्चर कंपनी से अलग कोई चीज नहीं, हर कंपनी खुद एक कल्चर है। एक स्टार्टअप एक मिशन पर निकली हुई टीम है, और अच्छा कल्चर बस उसी टीम का अंदर का रूप है, उनके रिलेशनशिप्स, उनका शेयर्ड बिलीफ सिस्टम। इसकी सबसे जबरदस्त मिसाल शायद वो पेपैल माफिया है। ये देखना वाकई हैरानकुन है कि थील की पहली कंपनी के कितने लोग आगे चलकर इतनी कामयाब कंपनीज के फाउंडर्स या की इन्वेस्टर्स बने। हाँ, कमाल की बात है। टेस्ला, स्पेसएक्स, लिंक्डइन, यूट्यूब, येल्प, पैलेंटियर, लिस्ट बहुत लंबी है। उनका कल्चर इतना स्ट्रांग था कि वो असल कंपनी के बाद भी जिंदा रहा। और ये टीम सिर्फ रेज्यूमेज देखकर नहीं बनाई गई थी।
ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थील ने ऐसे लोग हायर किए जो ना सिर्फ टैलेंटेड थे, हाँ, बल्कि जो वाकई एक दूसरे के साथ काम करना एंजॉय करते थे। उन्हें स्पेसिफिकली उस टीम के साथ काम करने का जुनून था। मतलब सिर्फ पैसों के लिए नहीं आए थे? बिल्कुल नहीं। ये एक ट्रांजैक्शनल जॉब नहीं था, बल्कि टाइटली निट रिलेशनशिप्स थे। और देखें, ये फाइनेंशियली भी रैशनल था, क्योंकि आप अपना सबसे कीमती एसेट यानी टाइम ऐसे लोगों के साथ क्यों गुजारें जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं रखते। बिल्कुल सही। इसलिए रिक्रूटिंग किसी भी स्टार्टअप के लिए कोर कॉम्पिटेंसी है। इसे आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये है कि आपका मान लें 20th एम्प्लॉई गूगल या फेसबुक छोड़कर आपको क्यों ज्वाइन करेगा? वहां तो उसे ज्यादा पैसे, ज्यादा प्रेस्टीज मिल सकता है। और इसका जवाब पर्क्स में नहीं है, जवाब है मिशन और टीम में। मिशन और टीम? हाँ, क्या आपका मिशन इतना कंपेलिंग है कि वो मायने रखता है? क्या आप एक यूनिक प्रॉब्लम पर काम कर रहे हैं? और सबसे अहम, क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके साथ वो अपना बेस्ट काम कर सकता है और एंजॉय करेगा? हाँ, यही वो प्रॉमिस है जो दूसरे नहीं दे सकते। एक यूनिक प्रॉब्लम पर इररिप्लेसेबल काम करने का मौका, ग्रेट लोगों के साथ। पर्क्स की जंग मत लड़ें। राइट। कल्चर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि बाहर से देखने पर स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप टीम्स अक्सर एक जैसी लगती हैं। शायद वो ही हुडी पहने हुए, कंपनी के मिशन के लिए डिवोटेड, एक ट्राइब जैसा माहौल। हाँ, वो कहते हैं ना, मैक्स लेफ्चिन ने कहा था कि शुरू की टीम जितनी पर्सनली सिमिलर हो उतना बेहतर है एफिशिएंसी के लिए। पेपॉल में शुरू में सब एक ही किस्म के नर्ड थे। अच्छा, क्या कॉमन था उनमें? सब साईफाई पसंद करते थे और एक नई डिजिटल करेंसी बनाने के लिए ऑब्सेस्ड थे, गवर्नमेंट्स के कंट्रोल से बाहर। ओह वाओ! लेकिन फिर अंदर से? लेकिन अंदर से हर इंडिविजुअल का रोल बिल्कुल क्लियर और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। थील ने पेपॉल में हर शख्स को सिर्फ एक चीज का जिम्मेदार बनाया। सिर्फ एक चीज का? हाँ, इससे कंफ्यूजन कम हुई और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी, क्योंकि लोग सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए compete नहीं कर रहे थे। और इंटरनल पीस स्टार्टअप के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वरना वो ऑटो इम्यून डिजीज जैसा हो जाता है। समझ गई। तो ये ट्राइब वाली बात, ये ऑब्सेशन थोड़ा कल्ट जैसा नहीं लगता? थील कहते हैं कि हाँ, बेस्ट स्टार्टअप्स थोड़े कल्ट लाइक हो सकते हैं। फर्क यह है कि कल्ट्स किसी ऐसी चीज के बारे में फैनेटिकली रॉन्ग होते हैं जो इंपॉर्टेंट लगती है, अच्छा। जबकि सक्सेसफुल स्टार्टअप्स किसी ऐसी चीज के बारे में फैनेटिकली राइट होते हैं जो बाकी दुनिया ने मिस कर दी हो। वो सीक्रेट वाली बात। ओ सीक्रेट। तो थोड़ा कल्ट लाइक या माफिया कहलाना शायद बुरा नहीं है, अगर आप सही चीज पर फोकस्ड हैं। कंसल्टेंट फर्म्स इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। कोई मिशन नहीं, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स। इंटरेस्टिंग टेक है। समझ गया। तो फाउंडेशन और कल्चर सेट हो गया, लेकिन एक जबरदस्त टीम और प्रोडक्ट भी बेकार है अगर वो कस्टमर्स तक ना पहुंचे। यहाँ सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का रोल आता है, जिसे टेक वर्ल्ड में अक्सर अंडररेट किया जाता है ना? बिल्कुल, खासकर इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग माइंडसेट अक्सर सोचता है कि अच्छा प्रोडक्ट खुद बिक जाएगा, फील्ड ऑफ ड्रीम्स वाली बात। लेकिन ऐसा होता नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने का पूरा प्रोसेस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना प्रोडक्ट खुद। हम एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सेल्स के असर को कम समझते हैं, क्योंकि हम मानना नहीं चाहते कि ये हम पर काम करता है, लेकिन ये करता है। हम सब पर। और अच्छी सेल्स अक्सर नजर भी नहीं आती। थील कहते हैं सब सेल्समैन एक्टर्स होते हैं, उनकी प्रायोरिटी पर्सुएजन होती है, जरूरी नहीं कि सिंसियरिटी हो। हाँ, हम सिर्फ उन सेल्समैन को नोटिस करते हैं जो सेल्सी लगते हैं, यानी जो अपने काम में अच्छे नहीं हैं, जो बुरे होते हैं। मास्टर्स की आर्ट इनविजिबल होती है। जैसे वो टॉम सोयर वाली मिसाल थी ना, उसने अपने दोस्तों को फेंस पेंट करने के लिए कन्विंस कर लिया था और उनको लग रहा था कि ये प्रिविलेज है। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसीलिए सेल्स के टाइटल्स अक्सर कुछ और होते हैं। अकाउंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकर। हाँ, पॉलिटिशियंस भी। ये डिस्ट्रीब्यूशन इतनी क्रिटिकल है कि ये प्रोडक्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आपने कोई नई चीज़ इन्वेंट की है लेकिन उसे इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका नहीं ढूंढा, तो बिजनेस फेल हो सकता है। बिल्कुल, एक सुपीरियर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खुद एक मोनोपोली बन सकता है बिना प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के भी। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो 2 मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है ना, CLV और CAC। हाँ, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हमेशा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। कितना खर्च करना है कस्टमर एक्वायर करने पर, यह प्रोडक्ट की प्राइस पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे अहम इंसाइट शायद पावर लॉ का है इसमें भी।
पावर लॉ यहाँ भी? हाँ, यहाँ भी अप्लाई होता है। अक्सर कंपनीज कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इफेक्टिवली काम नहीं करवा पाती। 0 चैनल्स, कुछ को शायद एक चैनल मिल जाता है। सिर्फ एक? अगर आप सिर्फ एक चैनल को मास्टर कर लें जो आपके प्रोडक्ट और मार्केट के लिए सही है, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा ट्राई करना, वो किचन सिंक अप्रोच यूजुअली फेल होता है। फोकस करना एक पे। फोकस ऑन मास्टरिंग 1 चैनल। वो कॉम्प्लेक्स सेल्स हो सकता है बड़े डील्स के लिए, या पर्सनल सेल्स मीडियम डील्स के लिए, या मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग मास मार्केट के लिए, या फिर वायरल मार्केटिंग, जैसे पेपैल ने किया था रेफरल्स से। हाँ, $20 रेफरल फी से 7% डेली ग्रोथ। लेकिन की ये था कि उन्होंने पहले मोस्ट वैल्यूएबल यूजर्स को टारगेट किया। और ये भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचना होता, कंपनी को एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स और मीडिया को भी कॉन्स्टेंटली सेल करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी में कोई सेल्स पर्सन नहीं, तो शायद आप ही वो हैं। तो बॉटम लाइन ये है, डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोडक्ट डिजाइन का इंटीग्रल हिस्सा समझें, उसे अंडर एस्टिमेट ना करें और एक इफेक्टिव चैनल ढूंढकर उस पर फोकस करें। ये अक्सर सक्सेस और फेलियर का फर्क होता है। समझ गए। डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी को कस्टमर्स तक पहुंचाती है, लेकिन टेक्नोलॉजी का एक और पहलू है जिस पर आजकल बहुत बहस होती है। क्या टेक्नोलॉजी, खासकर एआई और कंप्यूटर्स, इंसानों को रिप्लेस कर देगी? क्या फ्यूचर में हमारे लिए काम बचेगा? ये सवाल बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, और थील का आर्ग्यूमेंट है कि ये प्रेमिस ही गलत है। कंप्यूटर्स इंसानों के लिए फंडामेंटली कॉम्प्लीमेंट्स हैं, सब्स्टिट्यूट्स नहीं। कॉम्प्लीमेंट्स मतलब? मददगार। मददगार, हाँ। आने वाले डेकेड्स की सबसे वैल्यूएबल बिजनेसेस वो होंगी जो इंसानों को एम्पावर करेंगी, उन्हें ऑब्सोलीट नहीं बनाएंगी। इसे समझने के लिए ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का फर्क देखना जरूरी है। वो कैसे? क्या फर्क है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों से compete करते हैं, जैसे जॉब्स का चाइना या मेक्सिको जाना। ठीक। टेक्नोलॉजी का मतलब है कॉम्प्लीमेंटारिटी। इंसान और मशीन मिलकर वो काम करते हैं जो दोनों अकेले नहीं कर सकते। दोनों की स्ट्रेंथ्स अलग हैं। इंसान प्लानिंग, कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में अच्छे हैं, कंप्यूटर्स डेटा प्रोसेसिंग में बेहतरीन है। वो गूगल की कैट वाली एग्जाम्पल थी ना? हाँ, गूगल का सुपर कंप्यूटर लाखों इमेजेस देखकर भी बिल्ली को उतनी एक्यूरेसी से नहीं पहचान सकता जितनी एक 4 साल का बच्चा पहचान लेता है, क्योंकि बच्चे में वो जजमेंट है। प्रैक्टिकल मिसाल इसकी पेपैल में थी, फ्रॉड डिटेक्शन वाली। बिल्कुल वही। सिर्फ सॉफ्टवेयर काम नहीं करता था क्योंकि फ्रॉडस्टर्स अडैप्ट कर लेते थे। सिर्फ ह्यूमन एनालिस्ट्स भी स्केल नहीं कर पाते थे। सोल्यूशन निकला हाइब्रिड अप्रोच। हाइब्रिड? हाँ, कंप्यूटर सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस फ्लैग करता और ह्यूमन ऑपरेटर फाइनल जजमेंट देता। इस सिस्टम को उन्होंने आइगोर कहा था। इसने कंपनी को बचाया था, प्रॉफिट में लाया था। वाओ! यही ह्यूमन कंप्यूटर कॉम्प्लीमेंटारिटी पलांतियर की बुनियाद बनी कॉम्प्लेक्स डेटा में पैटर्न्स ढूंढने के लिए, जो ना सिर्फ मशीन्स ढूंढ सकती हैं, ना सिर्फ इंसान, बल्कि दोनों मिलकर। पलांतियर तो इंटेलिजेंस एजेंसीज और बैंक्स के लिए काम करता है ना? हाँ, और इस अप्रोच ने उनकी बहुत मदद की है। इसी तरह टेक्नोलॉजी लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स को रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि उनके काम को बेहतर बनाएगी, उन्हें ज्यादा केपेबल बनाएगी, जैसे लिंक्डइन ने रिक्रूटर्स के लिए किया है। उनको रिप्लेस नहीं किया, उनके काम को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। लेकिन फिर लोग इस कॉम्प्लीमेंटारिटी की पावर को मिस क्यों करते हैं? ये बिग डेटा और एआई की हाइप अक्सर रिप्लेसमेंट पर ही फोकस करती रहती है। शायद इसलिए कि कंप्यूटर साइंस की ट्रेनिंग अक्सर ह्यूमन एफर्ट को ऑटोमेट करने पर जोर देती है, और हम टेक्नोलॉजी को थोड़ा एक्सोटिसाइज करते हैं, जबकि कॉम्प्लीमेंटारिटी के एग्जाम्पल्स हमारे आसपास हैं। स्ट्रॉन्ग एआई का खौफ वो भी दूर की बात है। तो अभी फोकस इस पर होना चाहिए कि हम कंप्यूटर्स को इंसानों की मदद के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, फॉर सॉल्विंग हार्ड प्रॉब्लम्स। ये बहुत होपफुल पर्सपेक्टिव है। टेक्नोलॉजी को टूल समझें, थ्रेट नहीं। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी का होना भी काफी नहीं है, जैसा हमने क्लीन टेक के केस में देखा। 2000s के शुरू में तो सबको लगा था कि क्लीन टेक्नोलॉजी अगली बड़ी चीज है। हाँ, बहुत हाइप थी। बीजिंग का स्मॉग, हरिकेन कटरीना, अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट हुए, लेकिन फिर वो बबल फट गया। सोलिंड्रा जैसी कंपनीज बुरी तरह फेल हो गईं,
क्यों हुआ ऐसा? देखें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में भी मसले थे, लेकिन थील के मुताबिक असल वजह ये थी कि उन कंपनीज ने बिजनेस के वो 7 बुनियादी सवालों को नज़रअंदाज किया था जो हर बिजनेस के लिए क्रिटिकल हैं। वो 7 सवाल दोबारा याद दिला सकते हैं? हाँ, पहला इंजीनियरिंग। क्या टेक्नोलॉजी वाकई 10x बेहतर है? अक्सर क्लीन टेक इंक्रीमेंटल था, या सुलिंद्रा के केस में तो शायद वर्स भी। अच्छा। टाइमिंग। क्या अब मार्केट तैयार है, सही वक्त है? क्लीन टेक ने मूर्स लॉ जैसी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अज्यूम की, जो सोलर में नहीं हुई, वो लीनियर थी। तीसरा? मोनोपोली। क्या आप एक छोटे मार्केट में डोमिनेंट शेयर हासिल कर सकते हैं? पहले क्लीन टेक ने शुरू से ही बड़े कॉम्पिटिटिव ट्रिलियन डॉलर मार्केट्स टारगेट किए, नीचे बनाने के बजाय। चौथा सवाल? लोग, पीपल। क्या आपके पास सही टीम है? अक्सर क्लीन टेक कंपनीज सूट्स चला रहे थे, नॉन टेक्निकल लोग, प्रोडक्ट टेक एक्सपर्ट्स नहीं। फाउंडर्स फंड का तो रूल ही है, नो सूट्स। इंटरेस्टिंग। पांचवा? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का क्लियर प्लान है? क्लीन टेक ने अक्सर कस्टमर्स को भूल दिया था। बेटर प्लेस की मिसाल है। छठा? ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी। क्या आप अपनी मार्केट पोजीशन को 10-20 साल तक डिफेंड कर सकते हैं? वो चाइना से कंपटीशन और फ्रैकिंग के राइज को एंटीसिपेट नहीं कर पाए। और आखिरी, सातवां? सीक्रेट। क्या आपने कोई यूनिक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की है जो दूसरों को नजर नहीं आई? क्लीन टेक सिर्फ कन्वेंशनल विजडम पर चल रहा था, कोई स्पेसिफिक सीक्रेट नहीं था। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रैप था, ना वेल किया ना गुड। तो इन 7 सवालों के जवाब ना होने की वजह से इतना बड़ा सेक्टर फेल हो गया। लेकिन हर क्लीन टेक कंपनी फेल नहीं हुई। टेस्ला एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। इसका मतलब है कि उन्होंने इन 7 सवालों के जवाब सही दिए। बिल्कुल। आप देखें, टेस्ला की टेक्नोलॉजी, खासकर इंटीग्रेशन और परफॉर्मेंस, वाकई 10x बेहतर थी। जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया उन्होंने। टाइमिंग भी सही थी उनकी। हाँ, उन्होंने वो गवर्नमेंट लोन वाली यूनिक अपॉर्चुनिटी को परफेक्टली टाइम किया। मोनोपोली भी बनाई, एक नीश मार्केट से शुरू किया, हाई एंड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार्स, उसे डोमिनेट करके फिर एक्सपैंड किया। और टीम जबरदस्त थी। इलॉन मस्क खुद इंजीनियर भी हैं और सेल्समैन भी, और उनकी टीम स्पेशल फोर्सेस जैसी है। डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्होंने खुद कंट्रोल की, अपने स्टोर्स, अपना सर्विस नेटवर्क। ड्यूरेबिलिटी? स्ट्रॉन्ग ब्रांड, फाउंडर लेड विजन, ये उन्हें ड्यूरेबल बनाता है। और उनका सीक्रेट शायद ये कि उन्होंने समझा कि क्लीन टेक सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में नहीं, बल्कि सोशल स्टेटस के बारे में भी है। उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स को कूल बनाया, फैशनेबल। वाओ! तो क्लीन टेक की फेलियर और टेस्ला की सक्सेस से सबक ये मिलता है कि बिजनेस फंडामेंटल्स, वो 7 सवाल हमेशा मैटर करते हैं, चाहे आइडिया कितना ही बड़ा क्यों ना हो। एग्जैक्टली। मैक्रो नीड जैसे क्लीन एनर्जी की, वो माइक्रो सक्सेस गारंटी नहीं करती। आपको पहले एक स्पेसिफिक छोटे मार्केट में डोमिनेट करना पड़ता है, 0 to 1 जाना पड़ता है। टेस्ला की सक्सेस का जिक्र इलॉन मस्क के बिना अधूरा है। ये हमें फाउंडर्स के टॉपिक पर ले आता है। थील ने नोट किया कि पेपैल के फाउंडर्स में से अक्सर यंग थे, इमिग्रेंट्स थे, थोड़े एसेंट्रिक थे, वो हाई स्कूल में बॉम्ब बनाते थे। क्या सब सक्सेसफुल फाउंडर्स अनयूजुअल होते हैं? ऐसा लगता तो है। थील कहते हैं कि नॉर्मल लोगों के ट्रेड्स बेल कर फॉलो करते हैं, लेकिन फाउंडर्स के ट्रेड्स एक्सट्रीम्स पर होते हैं, अक्सर कॉन्ट्राडिक्टरी भी। कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे? जैसे वो कैश पूर हो सकते हैं लेकिन पेपर में लिनियर। वो थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं लेकिन कैरिज्मेटिक भी। वो इंडस्ट्री के इनसाइडर हो सकते हैं लेकिन आउटसाइडर की तरह सोचते हैं, और उनकी फेम उन्हें और भी अनयूजुअल बना देती है। रिचर्ड ब्रैंसन, शॉन पाकर, लेडी गागा, सबकी मिसालें हैं। ये पैटर्न नया नहीं लगता। मिथोलॉजी में भी तो ऐसे फिगर्स हैं ना, ओडिपस, रोम्युलस, जो लॉ मेकर भी थे और लॉ ब्रेकर भी, इनसाइडर भी, आउटसाइडर भी। हाँ बिल्कुल। और आर्केक सोसाइटीज में वो स्केप गुड का कॉन्सेप्ट था, एक एक्सट्रीम फिगर जिस पर सब ब्लेम डालकर कम्युनिटी अपना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करती थी। वो वीक भी था और पावरफुल भी, उसे वर्शिप भी किया जाता था और कुर्बान भी। शायद मोनार्की की रूट्स भी यहीं कहीं हैं। अच्छा, मॉडर्न टाइम्स में सेलिब्रिटीज और टेक फाउंडर्स इसी तरह के रोल्स में नजर आते हैं। कुछ हद तक। हावर्ड ह्यूज को देखें, हीरो एविएटर से बिल्कुल रिक्लूज बन गए। बिल गेट्स इतने डोमिनेंट फाउंडर थे, फिर गवर्नमेंट के निशाने पर आ गए। स्टीव जॉब्स विजनरी थे, उन्हें अपनी कंपनी से निकाला गया।
और फिर वापस आकर सेवियर बन गए। हाँ, उनकी वापसी ये दिखाती है कि फाउंडर की वैल्यू शायद इररिप्लेसेबल होती है, खासकर जब कंपनी को 0 से 1 वाली इनोवेशन की जरूरत हो। प्रोफेशनल्स शायद कंपनी चला सकते हैं, 1 to N जा सकते हैं। लेकिन नई वैल्यू क्रिएट करना, 0 से 1 जाना, वो अक्सर फाउंडर के सिंगुलर विजन से ही मुमकिन होता है। ये पैराडॉक्स है कि मॉडर्न टेक कंपनीज अक्सर पुराने जमाने की मोनार्कीज जैसी लगती हैं, फाउंडर की यूनिक विजन पर चलती हैं। तो फाउंडर के लिए इसमें लेसन क्या है? लेसन ये है कि फेम और पावर किसी भी वक्त नेगेटिविटी में बदल सकती है। अपनी मिथ पर, अपने हाइप पर इतना यकीन ना करें कि रियलिटी से कांटेक्ट खो दें। लेकिन कंपनी के लिए भी एक खतरा है। वो क्या? कि वो फाउंडर की यूनिक विजन या मिथ को खो दें और मीडियोक्रिटी में चली जाए। वो थोड़ी सी पिक्यूलियरिटी वो शायद जरूरी है इनोवेशन के लिए। डिसएन्चेंटमेंट को विजडम समझना भी खतरनाक हो सकता है। समझ गई। तो फाउंडर्स की दुनिया वाकई अजीब है और एक्सट्रीम से भरी है। ये उन्हें यूनिकली पावरफुल बनाता है, लेकिन फ्रैजाइल भी। अगर फाउंडर्स भी इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो हम बहुत दूर के फ्यूचर के बारे में क्या कह सकते हैं, 20-30 साल से आगे? ये किताब का कह सकते हैं आखिरी सवाल है। फिलोसोफर हैं निक बॉस्ट्रम। उन्होंने फ्यूचर के 4 पॉसिबल पैटर्न्स बताएं। 4 पैटर्न्स कौन से? एक है रिकरेंट कोलैप्स, मतलब सिविलाइजेशंस का राइज एंड फॉल होता रहेगा, जैसा एंशिएंट टाइम्स में सोचा जाता था। दूसरा है प्लेटो, दुनिया एक स्टेबल डेवलप्ड स्टेट पे पहुंच जाए, सब अमीर कंट्रीज जैसे हो जाएं। और तीसरा? तीसरा है एक्सटिंक्शन, कोई बड़ा डिजास्टर, न्यूक्लियर वॉर या एस्ट्रॉयड या कुछ और चौथा है? एक्सलरेटिंग टेक ऑफ, यानी सिंगुलैरिटी, टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल हो जाए कि इंसान की समझ से बाहर हो जाए। तो फील के ख्याल में कौन सा सिनारियो ज्यादा लाइकली है? वो कहते हैं कोलैप्स तो अनलाइकली लगता है अब। प्लेटो की तरफ जाना असल में स्टैग्नेशन है, जहां रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन इतना बढ़ेगा कि कॉन्फ्लिक्ट होगा, और वो शायद एक्सटिंक्शन तक ले जा सकता है। तो असल चॉइस फिर स्टैग्नेशन और टेक ऑफ के बीच है। हाँ, स्टैग्नेशन जो कॉन्फ्लिक्ट एक्सटिंक्शन की तरफ ले जाए, या फिर क्रिएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी जो टेक ऑफ सिंगुलैरिटी की तरफ ले जाए। यही असल चॉइस है हमारे पास। कुछ लोग जैसे रे कर्जवाइल तो सिंगुलैरिटी को इनएविटेबल समझते हैं, एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से। हाँ, सिंगुलैरिटेरियंस ऐसा कहते हैं। लेकिन थील का जोर इस बात पर है कि फ्यूचर खुद नहीं आता, उसे बनाना पड़ता है। इट्स अप टू अस। हम पैसिव नहीं हो सकते, हमें एक्टिवली वो फ्यूचर क्रिएट करना होगा जो हम चाहते हैं, और वो 0 से 1 वाली इनोवेशन के जरिए ही होगा। तो चाहे कॉस्मिक स्केल पर सिंगुलैरिटी आए या ना आए, अहम बात यह है कि हम अपनी लाइव्स और अपने काम में नई चीज़ें क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानें और उन पर अमल करें। हर चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, लाइफ, कंपनी, ये लम्हा, वो सिंगुलर है। 0 से 1 तक जाना, इसी सिंगुलैरिटी को एम्ब्रेस करना है। और इसी सिंगुलर नोट पर हम 0 to 1 के इस गहरे जायजे के इख्तिताम पर पहुंचते हैं। हमने देखा कि कंपनी की बुनियाद कितनी नाजुक और कितनी अहम है। कल्चर सिर्फ बग्स नहीं, बल्कि टीम का शेयर्ड मिशन और रिलेशनशिप्स हैं। सेल्स एक ज़रूरी मगर अक्सर पोशीदा आर्ट है, और टेक्नोलॉजी इंसान की दुश्मन नहीं, बल्कि एक पावरफुल कॉम्प्लीमेंट है, एक दोस्त है। हाँ, और क्लीन टेक की नाकामी और टेस्ला की कामयाबी से बिजनेस फंडामेंटल्स की अहमियत सीखी। वो 7 सवाल वाकई याद रखने वाले हैं। हमने फाउंडर्स की अजीबो-गरीब कॉन्ट्रडिक्टरी दुनिया को एक्सप्लोर किया और आखिर में मुस्तकबिल के इम्कानात पर गौर किया, ये जानकर के बेहतर फ्यूचर बनाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। कोर थीम जैसा आपने कहा यही है, सिर्फ कॉपी करने से 1 to N जाने से बेहतर फ्यूचर नहीं बनेगा। नया फ्यूचर बनाने के लिए 0 से 1 जाने के लिए बिल्कुल, आपको सीक्रेट्स ढूंढने होंगे, छोटे मार्केट्स में मोनोपोलीज बनानी होंगी, और कुछ ऐसा करना होगा जो यूनिक हो, जो डिफरेंट हो। कॉपिंग द वर्ल्ड इज 1 to N, क्रिएटिंग समथिंग न्यू इज 0 to 1। बिल्कुल। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू ब्रेन बैंक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जर्नी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूबल लगा तो अपने थॉट्स शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।